जनवरी सन 2024 में सीटेट का जो इम्तिहान हुआ था उसके पेपर 2 की दूसरी ज़बान के सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैसेज के सवालात भी दिए गए हैं, साथ ही साथ पेडागोजी के सवालात भी मौजूद हैं। तो पहले हम पेडागोजी हल करेंगे, पैसेज के सवालात चूँकि आसान होते हैं उन्हें बाद में हल कर लेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि 10 दिल में से कौन सा तरीका ज़बान की आमोज़िश की ज़रूरियात के तौर पर ज़बानी मश्क और ज़बान की रस्मी व उसूली अज्जा पर अबूर की वकालत करता है, यानी कि कौन से मेथड से हम ज़बानी मश्क करते हैं और ज़बान के रस्मी और उसूली अज्जा पर अबूर हासिल करते हैं। तो जो हमारा सामई लिसानी तरीका है, यानी कि जो हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड है, उसमें हम ज़बानी मश्क और ज़बान के रस्मी व उसूली अज्जा पर ध्यान देते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 7वीं जमात का तालिब इल्म 4 ज़बानें कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकता है। वो वालिदैन से बात करते हुए चारों ज़बानों को बआसानी इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेज़ी बोलता है क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़बान जानते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? मादराए ज़बान की सलाहियत यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे, कोड मिलाना यानी कोड मिक्सिंग कहेंगे, कोड स्विचिंग कहेंगे, या फिर बैन लिसानी यानी कि इंटर लैंग्वेजिंग कहेंगे। तो यहाँ पे जब आप एक से ज़्यादा ज़बानों को एज ए रिसोर्स क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाती है, जिसका उर्दू में तर्जुमा सीटेट वालों ने मादराए ज़बान की सलाहियत किया है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और सवाल मादराए ज़बान से मुतल्लिक पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ गया? देखिए मादराए ज़बान क्या है ये पूछा गया है। तो मादराए ज़बान क्या है? क्लासरूम में माखज़ के तौर पर एक से ज़्यादा ज़बानों को आप तमिल, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेज़ी, कई सारी ज़बानें अगर आप क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ट्रांस लैंग्वेजिंग कर रहे हैं, यानी क्लासरूम में माखज़ के तौर पर एक से ज़्यादा ज़बानों को बरतने के तदरीसियाती अमल को ही मादराए ज़बान की सलाहियत कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, ज़बान की आमोज़िश के बारे में कौन सा बयान सही है? पहला ऑप्शन है कि मकामी या पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मुखिल है, खलल डालती है। बिल्कुल नहीं। जो पहली ज़बान है या जो हमारी मकामी ज़बान या जो हमारी मादरी ज़बान है वो दूसरी ज़बान के सीखने में मुआविन होती है, मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कोई लेना देना नहीं है, गलत हो गया। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ये बात भी सही नहीं है। पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मददगार होती है। 5वीं जमात का उस्ताद है, क्या कर रहा है? चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपनी क्लास में लेके आता है ताकि बावर्ची खाने की चीज़ों के बारे में तौज़ीही जुमले लिखकर लफ्ज़ियात की तदरीस कर सके। तो इनको हम क्या कहेंगे? रिलिया कहेंगे। वो रियल ऑब्जेक्ट जिनका इस्तेमाल तो किसी और चीज़ के लिए हो रहा है लेकिन क्लासरूम में लेके आकर के टीचर उस पर सेंटेंस बुलवा रहा है, उससे बच्चों की वोकैबुलरी तैयार करवा रहा है, तो उसको हम रिलिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में लेके आ गए चम्मच, क्लासरूम में लेके आ गए मोबाइल फ़ोन, क्लासरूम में लेके आ गए सिक्का, क्लासरूम में लेके आ गए कोई भी और ऐसी ही चीज़, और क्लासरूम में ले आके बांट दिया, और फिर बांटने के बाद कहा कि जिसको जो चीज़ मिली है उस पे 10-10 सेंटेंस बोलो। और बच्चे को बेलन मिला है तो वो बेलन पे 10 सेंटेंस बोलेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे। किसी को चिमटा मिला है तो वो चिमटे पे बोलेगा। तो इससे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ेगी और बच्चों में बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। तो ये जो चीज़ें क्लासरूम में इस्तेमाल हो रही हैं ज़बान की तदरीस में, इन चीज़ों को क्या कहेंगे? रिलिया कहेंगे। तौज़ीही मालूमात क्या है? तौज़ीही मालूमात कवायदी मशक़ों के बारे में जानने को कहते हैं। तौज़ीही मालूमात, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक ऐसा मौका जहां तलबा को ज़ेर गौर मौजू के मुखालिफ तनाजुर से वाकिफ़ कराया जाता है ताकि बेहतर अंदाज में समझ सकें, यानी कि जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसका जो अपोजिट कंटेक्स्ट है
उसके बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ऐसा करके किस चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे आप एक लड़के हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सपोज़ आप एक लड़की होते तो क्या करते, सपोज़ आप एक टीचर होते तो क्या होते। इस तरह से कोई भी टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है उसके मुखालिफ तनाजुर से बच्चों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। तो उसमें तनकीदी तज्ज़िया को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अमल पर मबनी तरीक़े तदरीस को, या फिर तनकीदी और ख़वानदगी को। तो आप किसी मौजू के मुखालिफ तनाजुर से डिस्कस करके आप बच्चे में तनकीदी और ख़वानदगी की जो सलाहियत है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की जो सलाहियत है, उसे बढ़ा रहे हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मादराए ज़बान क्या है? अभी मैंने बताया था ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है। जब आप क्लासरूम में एक से ज़्यादा ज़बानों को एज ए रिसोर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ट्रांस लैंग्वेजिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब ज़बान की तदरीस में आए, तदरीस व आमोजिश में एक ज़बान से दूसरी ज़बान का सफ़र नहीं होता है। इसका मतलब ये समझना है कि ज़बानें वक्त के साथ बदलती हैं। जी नहीं, मादराए ज़बान यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब है क्लासरूम में माखज़ के तौर पर एक से ज़्यादा ज़बानों को बरतने के तदरीसियाती अमल को मादराए ज़बान ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। देखिए, लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका, कौन 10 झेल में से कौन तरीके अमल ज़बान में अच्छे से लिखने के आमोजिश में शामिल है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो लिखने के स्टेप्स होते हैं उसमें सही तरतीब कौन सी है। देखिए, पेपर तो बनता है अंग्रेज़ी में, उसका ये लोग तर्जुमा करके उर्दू में छापते हैं, तो तर्जुमा सही से नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत होती है उर्दू पेडागोजी को हल करने में। तो अगर उर्दू पेडागोजी का कोई भी सवाल समझ में ना आए तो आप सेम सवाल को इंग्लिश पेडागोजी वाले सेक्शन में देख लेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनता है तो वो मूल ओरिजिनल होता है, और जब उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो पहली वाली हालत उसकी नहीं बचती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब सवालात समझ में न आए तो उनको इंग्लिश वर्जन में देख लिया करिए। तो जो लिखने के स्टेप्स हैं वो सही कौन कौन से हैं? पहला है गौर व खौज करना, दूसरा नुक्ते को, पॉइंट्स को कलेक्ट करना, तीसरा है खाका बनाना, चौथा मसवदा तैयार करना, फिर एडिट करना, और आखिर में हतमी शक्ल देना। तो ये सही तरतीब है लिखने की। अगला सवाल यह है कि समाजी उलूम की क्लास में आमोज़गार क्लासरूम के लेक्चर के मरकज़ी ख्याल को समझना और उसे ज़हन नशीन करना चाहता है तो इस महारत को क्या कहते हैं। सोशल साइंस की क्लासरूम में आप लेक्चर के सेंट्रल आइडिया को समझना चाह रहे हैं, उसका जो खुलासा है उसे समझना चाह रहे हैं, तो लेक्चर को आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी सबक है उसके सेंट्रल आइडिया को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी उसको ज़हन नशीन कर पाएंगे। तो इसे पढ़ने की सलाहियत कहते हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसे पढ़िए और बताइए कि यह किस तरह का सवाल है। देखिए सवाल क्या है, सवाल कैसा ये आपको बताना है। ठीक है, सवाल में ही सवाल है। छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप उसकी तकालीफ और तकालीफ बर्दाश्त करने के हौसले से काफ़ी मुतासिर होते हैं। एक खत लिखकर आप लड़की के हौसले की तारीफ़ करना चाहते हैं। 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ख़त लिखें। ये एक सवाल दिया गया है। तो अब ये सवाल इजहारी सवाल है, तवील जवाबी है, या फिर इर्तिशाही है, या फिर इस्तदलाली है। तो ये एक इर्तिशाही सवाल है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 146 146 में क्या पूछा जा रहा है कि 8वीं जमात का उस्ताद 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है। यानी कि एक पैसेज है, 5 सेंटेंस पे बेस्ड है, उसको पढ़कर दोबारा वह सुनाता है और तलबा बगौर से सुनने के, और तलबा से क्या कहता है, गौर से सुनो। फिर तलबा को 4 के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। तो इस सरगर्मी को हम क्या कहेंगे। यानी कि एक पैसेज पहले बच्चों को सुनाया और बच्चों ने जब गौर से सुन लिया तो ग्रुप बना दिया और कहा कि जो मैंने पैसेज बोला था उसी से मिलता जुलता पैसेज आप लिखो।
तो इसे हम इक्तबास का इमला भी कहेंगे, पैसेज का इमला, और साथ ही साथ ये इज्तिमाई इमला भी है, ग्रुप में चूँकि हो रहा है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं। सीटेट ने दूसरे और तीसरे दोनों ऑप्शन को सही माना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं ऑफिशियल आंसर की दिखा दूंगा तो वहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि 2 ऑप्शन भी कभी कभी सीटेट में सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, किसका ताल्लुक एकेडमिक लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं एकादमिक ज़बान, उर्दू में तर्जुमा इसका एकादमिक ज़बान इसने किया है, किसका ताल्लुक एकादमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से है। तो जो कल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका एकेडमिक लैंग्वेज से ये रिलेटेड होता है, यानी कि वकूफ़ी एकादमिक लिसानी महारत, ये हमारा सही जवाब होगा। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बिग से भी कई बार पूछा है। तो मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से ज़बान के इस्तेमाल करने की जो सलाहियत होती है उसे हम बिक्स कहते हैं। आप मार्केट में गए सब्ज़ी खरीदने के लिए, आप वेंडर से, दुकानदार से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एबिलिटी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड सवाल है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से ज़बान की तालीम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। देखिए से लिसानी फार्मूले के तहत क्लासिकी ज़बान की तालीम, देखिए क्लासिकल लैंग्वेज को एज ए एडिशनल लैंग्वेज, इजाफी ज़बान के तौर पर पढ़ाने की बात कही गई है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इससे लिसानी फार्मूले के तहत मादरी ज़बान या घर की ज़बान की तालीम, ये पॉजिटिव है। से लिसानी फार्मूले के तहत हिंदुस्तानी ज़बानों की तालीम, ये भी सही है। से लिसानी फार्मूले के तहत अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम, ये बात भी सही है। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ाने की बात कही गई है, क्लासिकल लैंग्वेज को एज ए एडिशनल लैंग्वेज, इजाफी ज़बान के तौर पे पढ़ाना है। तो चूँकि हमसे नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो हमारा जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा। से लिसानी फार्मूला के हवाले से कौन सी बात सही है? देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला जो होता है वो मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात का जो कंसेप्ट है उसे फॉलो करता है। यानी कि पहले आप बच्चों को मादरी ज़बान, उनकी मातृभाषा सिखाइए और फिर उसी की मदद से मज़ीद ज़बानें सिखा दीजिए। तो अब देखिए कि कसीर लिसानियात पे मबनी मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लिसानियात का जो कंसेप्ट है किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी में करते हैं। अब हिंदुस्तान के बच्चों की मादरी ज़बान अंग्रेज़ी कहाँ होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अपनी रियासत की ज़बान में करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते। जी नहीं, रियासत की ज़बान में नहीं बल्कि अपनी मादरी ज़बान में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में ये बात लिखी गई कि तमाम बच्चे अपने स्कूली तालीम का आगाज़ मादरी ज़बान या घर की ज़बान में करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। तो यही तो है कसीर लिसानियात, यानी कि मातृभाषा पे आधारित बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग, मादरी ज़बान में मबनी कसीर लिसानियात, यही तो है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आमोज़ी माहसल यानी जो लर्निंग आउटकम होता है, तो आमोज़ी माहसल की कोशिश होती है कि आमोज़गारों को इस काबिल बनाए। किस काबिल बनाने की कोशिश होती है? तो काबिल कद्र अंदाज में महारतें हासिल कर सकें, ये कोशिश होती है। लर्निंग आउटकम, आमोज़ी माहसल, अधिगम प्रतिफल की कोशिश, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सवाल मैंने बताया था कि 2 ऑप्शन सही है, वो क्वेश्चन नंबर 146 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे डी सही दिया है। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो डी बराबर है 2 या 3, 2 और 3, यानी दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। अब चलिए, मैंने आपसे कहा था कि पैसेज बाद में हल कर लेंगे, पैसेज भी एक मैं हल करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। पैसेज वैसे तो बहुत आसान आते हैं,
फिर भी आप लोग चाहें तो हल कर सकते हैं। चलिए ये वाला पैसेज है, मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी है, अफसाना है ईदगाह, वहाँ से ये पैसेज उठाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धुन है, लड़के बहुत खुश हैं, ईदगाह जाने की खुशी इन्हीं का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। अब ये जो हामिद है ये मरकज़ी किरदार है ईदगाह कहानी का, जो कि मुंशी प्रेमचंद की है। अब हामिद के बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 साल का खूबसूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया, यानी हैज़े की वजह से हामिद के वालिद का इंतकाल हो गया था। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। क्यों रो रही थी? कि ईद का दिन है, सभी बच्चे मेला घूमने जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने पोते को कैसे ले जाऊं। रो रही थी आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। उसने फ़हीमन के कपड़े सिए तो 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी, इसलिए इस ईद के लिए, लेकिन ग्वालन सर पर सवार हो गई तो क्या करे। ये पैसेज था प्रेमचंद की कहानी से मुस्तार था। अब इससे रिलेटेड सवालात हैं, आसान से सवालात हैं, आप लोग खुद ही हल कर लेंगे। अमीना कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं था, इसलिए रो रही थी। गरीब की जमा क्या होगी? देखिए, गरीब की अरबी जमा पूछता तब आप कहते गुरबा, और गुरबा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो गरीब की जमा हम गरीबों कह देंगे। गांव का मुतज़ाद, तो गांव का मुतज़ाद हो जाएगा शहर। ठीक है। हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी के नज़र हो गया? तो हैज़े की बीमारी की वजह से हामिद के वालिद का इंतकाल हुआ था, तीसरा वाला ऑप्शन। अमीना ईद के लिए अठन्नी को किस तरह बचाती चली आई? तो ईमान की तरह बचाती चली आई थी। ठीक है। गांव में चहल पहल क्यों है? ईद की वजह से चहल पहल गाँव में थी। हामिद की उम्र कितनी साल थी? 4 साल थी। फ़हीमन के कपड़े सीने की वजह से अमीना को कितने रुपए मिले थे? रुपए कहाँ मिले थे? अठन्नी मिली थी, 8 आने मिले थे। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। ऐसे भी एक और ये पैसेज है, ये आप लोग खुद से करिएगा, मैं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली क्लास में।